हेलो, राधे राधे। कैसे हो भाई आप सब? बढ़िया, चलो। हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना पर। और हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था लास्ट में क्वांटम को, और हेडिंग डाली थी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, बातें नहीं भाई। क्वांटम थ्योरी बाय प्लांक। देखो भाई, जब भी कभी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करनी होती है या अवशोषित करनी होती है, उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है। और प्लांक ने यह बताया कि कोई भी अणु ऐसा नहीं होगा, अणु या परमाणु, जो ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता रहे। जो एनर्जी का इमिशन है ना, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो है वो सतत नहीं होता। अवशोषण या उत्सर्जन जो है वो सतत नहीं होता। सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार नहीं होता है। ये उत्सर्जन या अवशोषण असतत होता है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर होगा। ठीक है ना, जैसे थोड़ी एनर्जी ली, फिर रुक गए, फिर थोड़ी और ली, फिर रुक गए, फिर और ली, फिर रुक गए, ऐसे होता है, असतत रूप में होता है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो है, अरे भाई क्या हुआ? बैग किसका? अरे बैग नहीं, बैग लाए नहीं आप? यहां छोड़कर गए थे आप? पकड़ा देना भाई इनका बैग जो भी है। बस भाई बातें बंद करो, अब यहां फोकस करो, ये काम आएंगी। आपकी बातें एग्जाम में थोड़ी आती है यार, है ना। बातें वही एग्जाम में आएंगी जो मैं बात करूंगा। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो। प्लांक ने यह बताया कि जब भी कभी विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसका उत्सर्जन करना होगा या अवशोषण करना होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और हमारे पास एनर्जी जो होगी, कोई भी अणु या परमाणु जो है वो एनर्जी जो है वो सतत रूप में ग्रहण नहीं करेगा, ना ही सतत रूप में त्यागेगा। एनर्जी का उत्सर्जन और अवशोषण जो है वो लगातार नहीं होगा, असतत रूप में होगा, मतलब विविक्त रूप में होगा। विविक्त मतलब होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। ऐसे थोड़ी एनर्जी लेंगे फिर रुकेंगे, थोड़ी एनर्जी लेंगे फिर रुकेंगे, है ना। वो वाली कंडीशन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, या ऊर्जा जो है अवशोषित या उत्सर्जित होती है। साथ में यह भी बताया कि किसी भी तरंग की ऊर्जा जो होगी वो उस तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और कहा कि E बराबर होगा H न्यू के, जहां पर H जो है वो प्लांक स्थिरांक है न्यू के। और हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्बडा। तो E बराबर अपने पास हो जाएगा H C अपॉन लैम्बडा।
जहां पर c क्या है, प्रकाश का वेग, और लैम्बडा क्या होती है, तरंग की तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो लिखेगा इस सिद्धांत के अनुसार, हेडिंग तो पहले डाल रखी थी ना। अच्छा, हेडिंग है अपने पास प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, हेडिंग लिखो फिर चलते हैं आगे। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अथवा अणु, परमाणु अथवा अणु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप में न करके सतत रूप में न करके विविक्त, विविक्त ब्रैकेट में लिखना असतत, डिस्क्रीटेड फॉर्म होती है ना वो, विविक्त रूप में करते हैं, सतत रूप में न करके विविक्त रूप में करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, किसी भी तरंग की ऊर्जा किसी भी तरंग की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य के तरंग दैर्ध्य नहीं, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और लिख दो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्बडा, तो E बराबर एस सी अपॉन लैम्बडा। H जानते हो ना, प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू भी जानते हो। हाँ, तो हमने कल क्वेश्चंस में भी लिखी थी 34। ठीक है ना, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है अब। अरे बोलो, ठीक है, लिख दूं? अरे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कोई बायो से या मैथ से, ये तो ज्यादा हो गया। हो गया, चलिए तो लिख दो यहां से, H जो है वो प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू होती है अपने पास 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, और न्यू तरंग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, तरंग की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है, सी तरंग की चाल, मतलब हम लोग प्रकाश की चाल की ही बात करेंगे, प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिख दो,
हो गया? शेष तो नहीं किसी का? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, देखो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इससे एक बात तो ये ध्यान रखना कि इसके बारे में सबसे पहले बताया था हर्ट्ज ने, ठीक है ना। और ये इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अति क्रियाशील या उच्च क्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स पर ही काम करता है, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं उच्च क्रियाशील धातुओं पर काम करता है, अन्य पर नहीं लगेगा। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हमारे पास क्षारीय धातु आती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आती है अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी धातु की प्लेट ले लेते हैं। मान लो कि ये सोडियम धातु की या पोटेशियम धातु की प्लेट है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। इस सर्किट में एक गलती है, पता है किसी को? क्या है? हाँ, ठीक है। देखो यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके ऊपर यहां से आपतित होती है प्रकाश तरंगे, इंसिडेंट लाइट वेव्स, आपतित प्रकाश। और जैसे इसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है वैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की प्लेट होगी, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, बाहरी परिपथ में वो धारा से जुड़ा हुआ होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जैसे इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा वैसे ही अपने पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो जाएंगे। इसी प्रभाव को कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। मगर एक शर्त है कि आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सूर्य की पहली किरण पड़ रही है और आप ये कहो कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे, है ना, वो वाली स्थिति है। तो जो आवृत्ति मिनिमम चाहिए, है ना, मिनिमम आवृत्ति या मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। उस आवृत्ति को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात देहली आवृत्ति, ठीक है ना। कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे न्यू नॉट से, ठीक। तो लिखेगा देखो ऐसा है, हम लोगों ने नहीं वैक्यूम में नहीं करेंगे, हम लोगों ने जो पढ़ा है वॉल्यूम बढ़ाएं, बढ़ाते हैं। आवाज इको हो रही है, अरे तो दिनेश जी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाना, इधर वाली तो क्या हुआ? नहीं तो बेस से आपको क्या है, बेस तो बच्चों को पसंद होता है, वो बच्चे हो। क्या हुआ? सही तो बोला मैंने, बेस बच्चों को पसंद होता है। बेबी को हिंदी में क्या कहते हो? भाई तुम सुनो मेरी बात, छोड़ो इन सब बातों को। देखो जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है, सही है, हम लोगों ने जो पढ़ा है ना,
उसमें यह पढ़ा है कि सोडियम वायु की उपस्थिति में आते ही क्रिया कर जाता है, पोटेशियम वायु की उपस्थिति में, सोडियम वायु की उपस्थिति, सेट कर दे ना भाई, मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप इनको सेट कर दो। देखो सोडियम जो है ना वायु की उपस्थिति में आके क्रिया कर जाता है, या पोटेशियम वायु की उपस्थिति में आके क्रिया कर जाता है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। मगर हम लोगों ने कभी यह नहीं जाना कि वो वायु की उपस्थिति में क्रिया कब करता है। वो तब रिएक्ट करना शुरू करता है जब वो नमी युक्त वायु की उपस्थिति में आता है। एक्वसनेस जरूरी है, जल जो है, आर्द्रता जो है ना वो जरूरी है, नमी होनी चाहिए। शुष्क वायु की उपस्थिति में कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए इनकी प्लेट्स या इनकी जो भी सब्सटेंस होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वाष्पशीलता रिप्रेजेंट कर देंगे ये। और जैसे इनके ऊपर जल की कुछ बूंदें डाली जाएंगी ना, तब इनमें से दहन होना प्रारंभ होगा, वो स्थिति होगी। तो लिखिएगा इस प्रभाव के बारे में, सही है एकदम, थैंक यू। इस प्रभाव के बारे में हर्ट्ज ने बताया, इस प्रभाव के बारे में हर्ट्ज ने बताया। उनके अनुसार जब किसी उच्च क्रियाशील धातु, ब्रैकेट में लिख देना सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, उनके अनुसार जब किसी उच्च क्रियाशील धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखो भाई, ये धातु की प्लेट है ना, सर्किट से जुड़ी हुई होगी, यहां से प्रकाश तरंगें आकर गिरेंगी और क्या प्रारंभ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। मगर इस प्रकाश तरंग की आवृत्ति जो है वो निश्चित कम से कम तो होनी चाहिए, एक फिक्स होगी सबके लिए, सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग, रुबिडियम के लिए अलग और सीजियम के लिए अलग। पहली बात तो इस पर ध्यान रखना। दूसरी बात इस बार पर भी ध्यान रखना, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जो प्रश्न पूछा जाता है ये ध्यान रखना, क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में धातु की प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है प्रकाश जो होगा उसकी तीव्रता पर, जो वेवलेंथ होगी उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी तीव्र इंटेंसिटी होगी, जितनी तीव्र तीव्रता होगी, उतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, एक प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया, एकदम शानदार प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया कि प्रकाश के पड़ने, धातु की प्लेट पर प्रकाश आपतित होने व इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने में समय अंतराल, टाइम इंटरवल क्या है दोनों में, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या है। ऑप्शन देखो 4 दिए गए, ए बी सी और डी। ऑप्शन ए दिया गया 0, सॉरी t बराबर 0 है ना, 0। दूसरे में दिया गया t बराबर रूट ऑफ h माइनस 1 अपॉन न्यू लैम्बडा, t बराबर रूट ऑफ h अपॉन न्यू लैम्बडा। और
ये ऑप्शन डी है भाई, है ना। टी बराबर रूट एच ऑफ न्यू जीरो। आंसर क्या होगा? अच्छा, टी बराबर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा जीरो, सॉरी न्यू नॉट। क्या होगा आंसर? ए कौन बोला पहले ये बताओ मेरे को। चारों में सही वो नहीं मिलेगा ना आपको अंक, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छी बात है। चलो बताओ भाई क्या होगा आंसर? इसलिए पूछ रहा था मैं कि ये किसने बोला। जिसने बोला तुक्के में सही बोला, ठीक है। हाँ, जैसे ही प्रकाश किरण पड़ेगी हैंड टू हैंड इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा भाई। जैसे ही प्रकाश किरण पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। मतलब प्रकाश किरण के गिरने और इलेक्ट्रॉन के बाहर होने के बीच में जो समय अंतराल होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। समय अंतराल जो होगा वो जीरो होगा, है ना। जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई कितनी देर में आएगा, बोले भाई तू आ जा, मैं तो घर के बाहर ही खड़ा हूं। तो प्रकाश तीव्रता, जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन यूं कहता है, पूछता है प्रकाश कितनी देर में निकलेगा, भाई तू आ जा, मैं घर के बाहर खड़ा हूं। इधर प्रकाश आया, इधर इलेक्ट्रॉन बाहर। टाइम इंटरवल कितना? जीरो, ठीक है। चलिए तो लिखेगा प्रकाश विद्युत, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश वही माना जाएगा। बाकी सारे तो उपयुक्त आवृत्ति के है ही नहीं। जो केवल प्लेट को गर्म कर रहे हैं वो तो उपयुक्त आवृत्ति के है ही नहीं। ये सुनो ना, मेरी बात सुनो। अपने पास प्लेट रखी है, सूर्योदय हुआ तब से प्रकाश आना प्रारंभ हुआ, मगर वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेट को गर्म कर रहा है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश नहीं है, और हमने उसके अंदर लिखा है उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है ना। इसलिए लिखेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से निम्न प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस, निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला लिखो, पहला निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या धातु से निष्कासित, ऐसे लिख लो, धातु से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश इंसिडेंट लाइट तीव्रता इंटेंसिटी, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, धातु की प्लेट पर धातु की प्लेट पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन, रिपीट कर रहा हूं भाई, धातु की सतह पर, रिपीट कर रहा हूं, धातु की सतह पर, हाँ सतह प्लेट एक ही तो बात होगी, है ना। हाँ प्लेट लिख लो भाई। धातु की प्लेट पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने के मध्य समय
समय अंतराल शून्य होता है। समय अंतराल शून्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति, लिखेगा धातु पर आपतित प्रकाश की, धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन होता है, देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति है। इसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। न्यू नॉट से दर्शाते हैं। नेक्स्ट टाइटल डालिएगा, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली सिद्धांत। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली थ्योरी। पदार्थ जो होता है ना, उसी को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है, पता है आप लोगों को? कैसे कैसे? तरंग और कण दोनों रूप में जो द्रव्य है वो संचरित होता है, ठीक है ना। जो पदार्थ होगा उसमें कणीय रूप भी होगा और तरंगीय रूप भी होगा, मतलब पार्टिकल फॉर्म भी होगी और वेव फॉर्म भी होगी। और ये सबसे ज्यादा किन के अंदर प्रदर्शित होता है? ये द्रव्य में जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म कण जो है वो ये प्रदर्शित करते हैं। इनके बारे में डी ब्रोगली ने ये कहा कि इनमें हमारे पास कोई सी भी तरंग प्रदर्शित हो रही हो या कोई भी तरंग प्रवाहित हो रही हो, उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा बराबर h अपॉन एम वी। भाई संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्बडा बराबर h अपॉन एम वी। ये यहां से हमने डायरेक्ट लिखा, मगर इसका प्रतिपादन कहां से होता है? इसका प्रतिपादन होता है, देखो एक थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन की जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो क्या थी? हाँ, आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यह है E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हमें थ्योरी दी गई किसकी? मैक्स प्लांक की। प्लांक के अनुसार, और मैक्स प्लांक ने क्या बताया था?
E बराबर एच न्यू, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यही तो है भाई। अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही हो, पार्टिकल प्रोटॉन ही हो, पार्टिकल न्यूट्रॉन ही हो, तो एनर्जी तो बराबर होगी। एनर्जी अगर बराबर है तो हम इक्वेशन 1 इसको दे देंगे, इक्वेशन 2 इसको दे देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2। तो अपने पास हो जाएगा एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। तो यहां पर रख देंगे एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर अपने पास हो जाएगा एम सी स्क्वायर। सी से सी भचीड़, यही होगा ना। अब देखो अपने पास H बराबर क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? हाँ, एम सी लैम्बडा, यही तो होगा। और लैम्बडा की वैल्यू निकालोगे तो H अपॉन एम सी। देखो अब देखो M जो है वो तो हमारे पास वेग, वो क्या है? द्रव्यमान कण का। और C क्या है? प्रकाश की चाल। मगर ये तो तरंग पर लागू होगी, कण पर तो हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी। तो C बराबर V हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। और लैम्बडा बराबर हो जाएगा H अपॉन एम V। और M इंटू V बराबर क्या होता है? P, संवेग। तो हमारे पास लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? H अपॉन P। इसे कहते हैं डी ब्रोगली सूत्र। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? डी ब्रोगली फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक है, क्या हुआ? दिक्कत तो नहीं है इसमें? कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? चलो फिर लिखो इसी बात पर। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, लिखवाऊंगा मैं एक दो। चिंता मत करो, मैं हर चीज में ना, जैसे जहां न्यूमेरिकल बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जो पुराने पूछे हुए हैं वो मैं लिख ही देता हूं कई बार, तो वो और जो नए बन सकते हैं उनको वैसे डिस्कस कर लिया करूंगा। टेंशन मत लो, क्वेश्चन की चिंता मत करो, है ना। आपको बस एक चीज की चिंता करनी है कि घर जाके ये वापस पढ़ना है। मेरी मत करो रे, कि मेरी चिंता हो जाती है। कहां है भाई ये? छुट्टी में गले मिल के जाना है ना। क्या कहा? भाई भाई मैं आराम से सोता हूं रात भर, मैं कहीं नहीं जाता, समझे ना। मैं नहीं आता किसी के भी सपनों में। हद हो गई। आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे ऐसे बोला है। लिखो फिर, क्या कह रहे हैं? मैंने बोला ना इंसान पहला है। छोड़ो रे यार। और लो, मैं आप लोगों के साथ फ्रैंक हो गया तो कुछ बता दिया आपको तो। वही तो नहीं बताना ना। लिखो फिर, पता है। ये हद हो गई भाई। लिख लो अब आप। लिखेगा डी ब्रोगली ने बताया कि, डी ब्रोगली ने बताया कि विकिरण के समान द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात यह तरंग व कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। तरंग व कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। पदार्थ के सूक्ष्म कण
जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि पदार्थ के सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि तरंग तथा कण दोनों गुण दर्शाते हैं। अतः ये प्रकाश विकिरण की तरह संवेग तथा तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, संवेग तथा तरंग दैर्ध्य दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रोगली ने बताया कि क्या हुआ? धीरे लिखा है, स्पीड तेज है, लिखो। डी ब्रोगली ने बताया कि द्रव्य के लिए तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा समानुपाती 1/p। तो लैम्बडा बराबर h/p। p जो है वो संवेग है। हमारे पास संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। मोमेंटम कहते हैं संवेग को प्यार से, ठीक है। P बराबर क्या होगा? mv। तो अपने पास लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? h/mv। और लिखेंगे इसे डी ब्रोगली संबंध या सूत्र कहते हैं। डी ब्रोगली सूत्र कहते हैं। हो गया? चलें? चलें। इसको वापस रिपीट कर देता हूं भाई। देखो, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है वो क्या है अपने पास? E बराबर mc², है ना। ये है अपने पास E बराबर mc²। इक्वेशन नंबर 1। और प्लांक की जो तरंग समीकरण है, प्लांक के सिद्धांत से अपने पास क्या प्राप्त हुआ? सिद्धांत से, प्लांक के सिद्धांत से प्राप्त हुआ अपने को E बराबर h न्यू, ठीक है भाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एनर्जी बराबर है तो एक ही कण के लिए दोनों की एनर्जी बराबर होगी। इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कर दिया? दोनों को बराबर रख दिया। तो हमने कहा कि h न्यू जो होगा ये बराबर होगा mc² के।
और हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो हम लोग यहां से ये वैल्यू रख देते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा भाई, अब यहां से बचा एच अपॉन लैम्बडा बराबर एम सी, है ना, एच अपॉन लैम्बडा बराबर एम सी। और अगर लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं तो देखो लैम्बडा इधर एम सी इधर, तो क्या बच जाएगा एच अपॉन सी, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सी बराबर वी होगा, किसके लिए, कण के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए सी की जगह क्या रखा जाएगा, वी रखा जाएगा, क्योंकि सी तो किसके लिए होगा, प्रकाश के लिए या फिर तरंग के लिए, मगर कण के लिए क्या रखा जाएगा, वी। तो अपने पास लैम्बडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम वी, और एम इंटू वी, चूंकि एम वी बराबर क्या होता है, पी होता है, तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, ये आ जाएगा। वापस से डी ब्रॉगली फॉर्मूला प्राप्त हो गया, नोट कर दो। इसके बाद एक जो चीज है वो और बता देता हूं, एक सिद्धांत और पढ़ेंगे इसके बाद, पहले इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एक सिद्धांत और पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कर लिया भाई नोट, चलें फिर आगे, लिखिएगा क्वेश्चन। जीरो पॉइंट हो गया ना सबका, लिखो 0.1 किलोग्राम, जीरो क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील वस्तु की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, वस्तु की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, वस्तु की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। करो फटाफट और बताओ आंसर क्या आया।
हो गया? हो गया भाई? शेष तो नहीं किसी का? कितना आया? बिल्कुल। देखो भाई, m की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.1, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वही दे रखी है ना, तो ये दिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। और हमसे कहा है कि हमें लैम्बडा जो है वो कैलकुलेट करना है, तो लैम्बडा बराबर अपने पास क्या होता है? h अपॉन एम वी। तो लैम्बडा बराबर h की वैल्यू रख लो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m की वैल्यू 0.1 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 से इसको डिवाइड कर लो, लैम्बडा बराबर यही आ जाएगा। किलोग्राम ही तो ऐसा यूनिट है ना, मीटर, दोनों ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं, इसलिए चेंज नहीं करने ना। हाँ जी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यूनिट देख लेना, अगर एसआई है तो एसआई में रहने दो, सीजीएस है तो सीजीएस में रहने दो, ठीक है ना, मगर सेम में होनी चाहिए सारी। हो गया? एक क्वेश्चन और लिखो। 3.6 एंगस्ट्रम, 3.6 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करो। 3.6 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान ज्ञात करो। लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन एम वी, और वहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप बताओगे, पूरा सॉल्व करके फाइनल वैल्यू बताओ। कुछ ना कुछ आएगा, वेरी गुड। फोटोन बोला ना, फोटोन का मतलब c की वैल्यू और v की वैल्यू सेम हो जाएगी, इसलिए फोटोन बोला है। फोटोन के लिए c जो होता है या v जो होता है वो सेम होता है, कितना? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, पॉइंट इंटू 10⁻30। हो गया? देखो, पहले वो लिख लो जो दिया हुआ है, फिर वो देख लो क्या क्या दिया है भाई। लैम्बडा दिया है, कितना दिया है? 3.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। और क्या पूछा है? मास। तो लैम्बडा बराबर अपने पास होता है h अपॉन एम वी, तो m बराबर क्या होगा? h अपॉन लैम्बडा वी, रखो वैल्यू, m बराबर h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, लैम्बडा की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻10, और v c ही v होगा 3 इंटू 10⁻8, ठीक है।
अब सॉल्व करना है। तो m बराबर, देखो ये 10⁻⁻10 और ये 10⁻+8, तो कितना बचेगा 2, वो भी ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 से काट लो इसको, या इन दोनों का गुणा करके भाग दे दो डायरेक्ट। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 थी 108, तो 108 से डिवाइड कर दो। 6.625 और 10.8, इसे डिवाइड कर दो। जा रहा है? हाँ, ये रहा ना प्रकाश का वेग। फोटोन जो है वो प्रकाश का ही तो पार्टिकल है, लाइट का ही तो पार्टिकल है फोटोन, ठीक है ना। इसीलिए हमने वेलोसिटी सेम रखी है। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 0.613, 0.6135। अरे हाँ 5 ही आएगा यार। इंटू 10⁻32, डेसिमल को राइट हैंड साइड सरकाओगे, पावर डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, तो 135 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? -33, ठीक है, घट गई ना, और मीटर हो जाएगा, सॉरी किलोग्राम। बस कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, हल्की सी है वो भी। क्या क्या कह रहे हैं? पांच की जगह 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। .06, दोबारा करके देखो। पॉइंट लगाने के बाद तो वो वहां देखो ना, डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। हाँ 10⁸ है ना वो। 6.1 मेन आंसर है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलें आगे। चलो नोट करो, फिर एक लास्ट सिद्धांत पढ़ना है, उसके बाद ये सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। सिद्धांत, फिर अपने पास इसके अंदर बचेंगी क्वांटम संख्याएं, है ना, जो हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या है। फिर हम लोग कक्षकों को पढ़ेंगे, एसपीडीएफ को, और फिर इसमें लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। बस ये लास्ट है अपने पास, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना। रे आज कहां, कल। सबसे बड़ा चैप्टर है अपने सिलेबस के अंदर, कार्बन के बाद। चलो भाई, हाइट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग। देखो भाई, हाइजेनबर्ग का यह सिद्धांत सत्य है और एकदम सिंपल बात कहता है, ठीक है, एकदम सरल सरल बात कही है। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर कोई बड़ी बात बताई गई है ना। इलेक्ट्रॉनों का अलग होना ही तो बताया है, वो तो हम लोग वैसे भी कह देते थे कि अरे धूप में रखे मत रखो, खराब हो जाएगी धातु, सिंपल है ना, हम तो वैसे भी कह देते थे। दूसरा, इसमें क्या कहा कि आपके पास कोई कण है, मान लो कि ये कोई पार्टिकल है अपने पास, और इसकी स्थिति जो है ना वो आपसे कह दी, मान के चलो जिस पोजीशन पर ये अभी है उसको कह दिया एक्स, एक्स रहने दो, ए कह दो, ठीक है ना, ये ए पोजीशन पर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए पोजीशन पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या है?
तो कितनी होगी, 0 होगी। सिंपल है ना, स्थिर है तो 0 होगी। और अगर मान के चलो ये v वेलोसिटी से वेग गति कर रहा है, किससे, v वेलोसिटी से, अगर ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है तो मुझे ये बताओ कि इसकी पोजीशन क्या है, अस्थिर। तो यही कहा किसने, हाइजेनबर्ग ने, कि एक ही समय पर किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। सही बात है ना भाई, या तो उसके पास स्थिति होगी या उसके पास वेग होगा। जैसे अभी मैं चल रहा हूं तो मेरे पास वेग है मगर स्थिति नहीं है, मगर अब मेरे पास स्थिति है और वेग नहीं है। तो यही हाइजेनबर्ग ने बताया था कि एक निश्चित समय पर किसी भी कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। यह हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। और आगे हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को जब गणितीय रूप दिया गया तो कहा गया कि स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का जो गुणा होता है वो h/4π की तुलना में कम होता है। ये अधिक होगा, कम, या ये बराबर होगा। ठीक है, और आगे हम लोग कह सकते हैं, देखो हम लोगों ने मान लिया इसको बराबर, डेल x इंटू डेल p बराबर h/4π। अब आगे की स्थिति और सुनो, यहां से डेल p की अगर हम लोग बात करते हैं, डेल p तो संवेग में परिवर्तन। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल m इंटू डेल v लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो इसको क्या लिखेंगे, m डेल v, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल x बराबर m डेल v, सॉरी डेल x इंटू m डेल v बराबर हो जाएगा h/4π। और डेल x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, h/4π m डेल v, और जब डेल v की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, h/4π m डेल x। ठीक है, तो इस तरीके से डेल x और डेल v दोनों की वैल्यूज हमसे पूछी जाती हैं। पहली चीज तो ज्यादातर इस प्रश्न से ना थ्योरी वाला, मतलब इस टॉपिक से थ्योरी का क्वेश्चन आया है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार सत्य कथन क्या है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार सत्य कथन यही है कि एक निश्चित समय पर किसी भी कण के लिए स्थिति और संवेग, पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन, निर्धारण संभव नहीं है। ये तो इससे कथन पर प्रश्न बना है। दूसरा इससे इस पर प्रश्न बना हुआ है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के लिए, ठीक है, जो अपने पास समीकरण है वो क्या है, या प्रतिबंध क्या है। समीकरण नहीं कहेंगे इसको, प्रतिबंध कहेंगे। तो ये इसके लिए प्रतिबंध है। और तीसरी बात फिर बने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें या तो संवेग में, स्थिति में अनिश्चितता पूछी है या फिर वेग में अनिश्चितता पूछी है। तो लिखिएगा, हाइजेनबर्ग के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर एक कण के लिए, किसी निश्चित समय पर एक कण के लिए एक साथ एक साथ स्थिति व संवेग का निर्धारण, स्थिति व संवेग का निर्धारण यथार्थता पूर्वक, विद एक्यूरेसी, यथार्थता पूर्वक
संभव नहीं है, यथार्थता पूर्वक संभव नहीं है। क्या? किसके लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसे देखो ना, आप दोनों चीज देखो। अगर गतिशील कण होगा तो संवेग होगा, होगा ना, और अगर स्थिर कण होगा तो उसके पास स्थिति होगी। तो उसने क्या कहा, किसी कण के लिए एक साथ दोनों चीजें संभव नहीं है, इसीलिए इसमें ना तो गतिशील शब्द का प्रयोग किया है ना स्थिर शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए ऐसा कहा है। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ लो स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में यही लिखा है कि एक निश्चित समय पर किसी भी कण के लिए जो स्थिति और संवेग है, उन दोनों का एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारण करना या मापन करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो गतिशील कण होगा उसके पास संवेग होगा, स्थिति नहीं होगी, और स्थिर कण के पास संवेग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो, गणितीय रूप में गणितीय रूप में ठीक है, और ये बाकी सारा नोट कर दो। आप में से किसी ने कमेंट किया है कि सर रीट की नई रिपोर्ट क्या है, हम बहुत चिंतित हैं और डिप्रेशन में हैं, है ना, हमें आगे का रास्ता बताइए, नहीं तो सीएम साहब का नाम लिखते हुए लिखा है कि उनके चक्कर में आधा बुढ़ापा तो आ ही गया है। और प्रेषक है बैक बेंचर्स, खुद की आईडी का नाम दे रखा है डोटासरा। ऐसे नाम बदलने वाला जो ये फंक्शन है ना इस ऐप में, उससे बहुत सारे लोगों ने कई चीजें की हैं। अभी जैसे एक बैच और है, उसमें एक लड़का, उसने अपना नाम बदल के फिरोजा रखा हुआ है, और रोज वो कमेंट करता है कि सर बीरम देव को बोलना जलेबी लेकर आए। इनका वाह। वही है। भैया 1 into 10 raised to power minus 31 हो गया। ये रात थी, ये मौसम, नदी का किनारा, इसमें चल रहा। ये कौन है भाई? वही तो। ऐसे बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं लोगों ने आजकल। तो एक बैच में एक स्टूडेंट ने लगा रखा था वो मैसेज पर, उसके पास मैसेज आया, फोन उसका वैसे ही रह गया था, साइलेंट नहीं था, तो फिर जैसे ही मैसेज आया तो उस पर टून बजती है, मैं तो डर गई। ऐसे नई नई चीजें सीख रखी हैं। उसे पर हो गया मैं तो डर गई। मैंने यार हाईटेक दुनिया हो गई है भाई। लिखो भाई, प्रश्न लिखो। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता
किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता 0.1 एंगस्ट्रॉम है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। अरे शाम को मेरी क्लास थोड़ी 6:15 बजे, नहीं है ना? नहीं है नवदीप, नहीं है भाई। कितने आया आंसर? इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है एक्चुअल में, आपको प्रैक्टिस नहीं रही कैलकुलेशंस की। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आ ही सकती है। अरे बहुत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। हो गया? तेज बोल देते हैं कभी कभी, बातें नहीं भाई। देखो अपना क्वेश्चन खुद करो, ना तो एग्जाम में कोई आपको टिपाएगा ना टिपने देगा, और अगर आप एग्जाम में किसी को टिपाओगे ना तो उसका 1 नंबर ज्यादा आएगा आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, x दिया है 0.1, इतना ही दिया है ना, मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आगे हमसे कहा है कि डेल v कैलकुलेट करना है, तो डेल v का फॉर्मूला क्या होगा? h/4πm डेल x। रख दो ये, डेल v बराबर 6.625 इंटू 10⁻⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है ना? हाँ वो 11 लिख लो, कोई बात नहीं हो तो। ठीक है, तो ये अपने पास है। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो किसने किया सॉल्व? 5.7 इंटू 10⁻⁻? पॉइंट आपकी माइनस में कैसे आ रही है पावर? हाँ बाकी सब सही है ना? 0.579 इंटू 10⁻⁻, सॉरी +7, और डेल v बराबर हो जाएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशंस तो खुद को करनी पड़ेंगी इसमें, तो ज्यादा नहीं है, गुणा करके भाग देना है। अरे इतना नहीं है, इतना बड़ा भाग थोड़ी, जो 3 घंटे तक यही भाग चलता रहेगा। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो पहले तो आप लोग, पहले तो जब टाइम मिलता है ना आप लोगों को, तो बात मत किया करो, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया करो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बायोलॉजी थी या मैथमेटिक्स थी। ठीक है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं, 12th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी थी सबने पढ़ी है, या तो मैथ्स पढ़ी होगी या बायो, या किसी ने बायो और मैथ दोनों पढ़ी होंगी। ठीक है ना? दूसरी बात आपके पास ये है
कि भले ही आप लोगों ने बायो लेने के बाद जो ये चीजें हैं इनको छोड़ दिया हो, मगर केमिस्ट्री थोड़ी छोड़ी। केमिस्ट्री में ना तो आपने फिजिकल छोड़ी ना इनऑर्गेनिक छोड़ी, ठीक है। और अगर आप लोग बीएससी में अगर मन लगाकर पढ़ लेते ऑर्गेनिक तो उसमें भी न्यूमेरिकल मिल जाते। वही तो कह रहे हैं, अपने यहां सिस्टम है ना भाई एक सिंपल, कि यूनिट के 2 पार्ट होते हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन करना होता है। तो अपन को कॉलेज में भी यही पढ़ाया जाता है कि एक पोर्शन पढ़ लेते हैं, दूसरा वाला छोड़ देते हैं, है ना। वो तो तब की बात है जब हम 1 वीक सीरीज पर डिपेंड ना करें। जब हम पूरी साल पढ़े तब स्थिति होती है। ये नोट हो गया भाई। चलिए इसके बाद हेडिंग डाल दो क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या। देखो क्वांटम नंबर्स की हम लोग बात करें तो अपने पास क्या है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कक्षा का आकार बताती हैं, कक्षा का आकार बताती है, या फिर जो उपकोष होता है ना इसकी ऊर्जा को बताती है। उपकोष मतलब सबसेल, SPDF, ये कक्षा की ऊर्जा भी बताती है। इसके अलावा ये हमें इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है या इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है उसको बताती है। जो कक्षाएं हैं, कक्षक हैं, इनके अभिविन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन को बताती है। तो ऐसी संख्याओं का निर्धारण किया गया है भाई जो कक्षा की स्थिति को बताएंगी, कक्षा की ऊर्जा को बताएंगी, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएंगी, कक्षकों की स्थिति को बताएंगी, ये बताएंगी कि कौन सा कक्षक है, S है, P है, D है, F है, या ये हमें बताएंगी कि कक्षक का अभिविन्यास क्या है। अभिविन्यास आएगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो अभिविन्यास क्या है। फिर ऐसे ही बात करें तो ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, वामावर्त है या दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये सारी चीज बताने वाली जो संख्याएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं, ठीक है, क्वांटम संख्याएं। अगर पिछले कुछ एग्जामिनेशंस देखें तो क्वांटम संख्याओं से ऐसा प्रश्न जो है वो नहीं आ रहा है, बता दूंगा वो कैसा आ रहा है। मगर ये बात ध्यान रखना कि क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 4, जिनमें से सबसे पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो होती है अपने पास द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब देखो अभी परसों देखो एचटेट का पेपर हुआ, ठीक है ना, एचटेट का, और जो सेकंड लेवल साइंस के लिए हुआ ना उस एचटेट के पेपर के अंदर पूछा भी गया है एक प्रश्न इसी से कि निम्न में से भौम क्वांटम संख्या किसको कहते हैं, कौन सी, भौम क्वांटम संख्या। तो ये ध्यान रखना भाई कि अपने पास द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौम क्वांटम संख्या कहते हैं। लिखवाएंगे उसमें। एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथे नंबर पर आते हैं अपने पास चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 संख्याएं होती है। इनसे देखो 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी संख्या किस चीज को बताएगी, है ना। लिख दिया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्न में से क्या बताती है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक सही होगा। दूसरी बात ये अपने पास होगी, दूसरा चीज अपने पास ये कहा जाता है कि कोई भी चीज बता दी, जैसे कह दिया कि कक्षकों का अभिविन्यास निम्न में से कौन सी संख्या बताती है, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, ठीक है, वो इनसे पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो है क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट या अनुक्रम किसी भी ऑर्बिटल के लिए या फिर कोई भी परमाणु दे दिया उसके लिए सही दे दिया, सही होगा ऐसा पूछा है, ठीक है। जैसे कह दिया पोटेशियम K बराबर 19 के लिए निम्न में से कौन सा परमाणु ऐसा है, कौन सा ऐसा सेट है जो बिल्कुल सही होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वांटम संख्याओं का निर्धारण होता है, ठीक है।
एक एक क्वांटम संख्या पर बात करेंगे, जिसमें से चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर लिखवाता हूं मैं। वो लिखवाऊंगा ना मैं, अभिविन्यास को हेडिंग बनवा कर ही लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। अरे भाई क्या हो गया, गर्मी लग रही है तो थोड़ा चला दो, थोड़ा रहने दो, मतलब कम उसमें चला दो ना। देखो ये सारी चीजें ना आप लोगों की सुविधा के लिए लग रही हैं, मगर ऐसे चीजों पर ना थोड़ा सा आप लोग, ऐसा नहीं कि इनके लिए, सबके लिए कह रहा हूं, जहां आप लोग सहन कर सको ना वहां कर लिया करो, है ना। नहीं तो जहां मैं खड़ा हूं ना वहां पर गर्मी लगती है बुरी तरह, ठीक है ना। हाँ स्कूल में मिलेंगे नहीं, ठीक है, वो वाली स्थिति है। तो मगर फिर भी मैं क्या करता हूं कि कोई बात नहीं, अब ये वाला चलाऊंगा तो इसकी माइक में आवाज जाती है, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे की बात है, तो चलता रहता है ऐसे, जहां तक सहन कर सको वहां तक कर लो, बस इतना होता है। चलो लिखो, लिखेगा ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा कक्षा की स्थिति, जिनके द्वारा कक्षा की स्थिति कॉमा कक्षा की ऊर्जा कॉमा उपकोष की ज्यामिति, उपकोष की ज्यामिति कॉमा कक्षकों का अभिविन्यास कॉन्फ़िगरेशन, तथा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण निर्धारित होता है, क्वांटम संख्या कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं निम्न है। नोट कर दो। देखो जो मैं यहाँ वर्ड लिखता हूं ना, जो आप लोगों को नहीं पता है या वैसा है, उनकी चिंता मत किया करो। जैसे मैंने अभिविन्यास बोला है, तो ऐसे जो वर्ड होंगे ना, अगर टॉपिक होगा तो फिर बाद में बताऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर यही कंप्लीट एक्सप्लेन करके तभी आगे चलूंगा, है ना। उस बारे में चिंता मत करना भाई।
हो गया भाई? हेडिंग डालो, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, बात नहीं रे। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो अपने पास यह है कि इसके बारे में किसने बताया? बोर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। ये ध्यान रखना, बोर और बोर एक ही है, ठीक है? इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। दूसरा, इस संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात, यह संख्या क्या बताती है? यह बताती है कोश या कक्षक को, कोश या कक्षा जो होती है उसके बारे में बताती है। उसकी ऊर्जा को बताएगी, उसकी स्थिति को बताएगी। तो कोश या कक्षा की ऊर्जा या स्थिति को बताने वाली संख्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसके बारे में किसने बताया? बोर ने बताया। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमारे पास यह है कि ये n की वैल्यू क्या होती है। तो n का मान जो है वो 1 से लेकर किसी भी धनात्मक पूर्णांक तक हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6। और जो ये n है ना, यही तो कक्षा को दर्शाएगा। K L M ऐसे N O P Q R S T U V W X Y Z जो भी होंगे आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये आगे तक ऐसे ही चलते रहते हैं, बातें नहीं रहे। देखो, उसके अलावा फिर हम लोग बात करें इसमें, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि n का मान बढ़ने पर कक्षा का स्थायित्व, कक्षा का स्थायित्व बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? दूर जा रहे हैं। n का मान बढ़ने पर कक्षा का स्थायित्व घटेगा। क्यों घटेगा? उसका कारण सुनो। ये घटेगा इसलिए क्योंकि नाभिक से दूर जा रहे हैं, नाभिक से दूर जा रहे हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती है ना? जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम, है ना? जैसे आप देख लो ना, बुजुर्गों के पास एनर्जी बहुत कम होती है, बैठे रहते हैं। बच्चों के पास एनर्जी ज्यादा होती है, रुकते ही नहीं है ना? हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना? वो वाली स्थिति है। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आकार बढ़ेगा, ठीक है ना भाई? n का मान बढ़ने पर आकार जो होगा, कक्षा का आकार बढ़ता है। कक्षा का आकार जो है ये बढ़ता है, और जैसे जैसे कक्षा का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा का स्थायित्व घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना? फिर ऐसे ही किसी भी कक्षा के अंदर, किसी भी कक्षा के अंदर जो कक्षक हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है n²। क्या कहा? कक्षा में कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? ये होता है n²। जैसे अगर आपसे कहे जाए कि कक्षा दूसरी है, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो कक्षक कितने होंगे? कक्षक कितने होंगे? 4। अगर आपसे कहा जाए कि n की वैल्यू 4 है तो कक्षक कितने होंगे? 16। इस तरीके से होंगे अपने पास, ठीक है ना? तो n की वैल्यू 4 है तो कक्षक हो जाएंगे 16, 16 ऑर्बिटल्स अपने पास अवेलेबल होंगे, है ना? चेक कर लो SPDF, है ना? उनमें अपन लोग चेक करवा देंगे आगे, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा तब वो सारी चीजें बता भी देंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हमें किसने बताई थी? बोर ने बताई थी, मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर। और एक चीज और बताई थी जो बता रहा हूं, कहोगे तो लिखवा भी दूंगा।
किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसका निर्धारण भी इसी से करते हैं, 2n²। पहले लिखवा रखा है ना, वो वाली स्थिति है। तो लिखेगा पहला पॉइंट, मुख्य क्वांटम संख्या के संदर्भ में, मुख्य क्वांटम संख्या के संदर्भ में सर्वप्रथम, मुख्य क्वांटम संख्या के संदर्भ में सर्वप्रथम बोर ने बताया, बोर ने बताया। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड, इस संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, इस संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लिखो, यह कोश या कक्षा का आकार, यह कोश या कक्षा का आकार तथा ऊर्जा, ऊर्जा भी बताती है। n का मान, n का, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, n का मान एक से लेकर किसी भी धनात्मक पूर्णांक तक किसी भी धनात्मक पूर्णांक तक हो सकता है। और इसके नीचे ये नोट कर दो भाई, है ना, n की वैल्यू 1 2 3 4, तो कक्षा हो जाएगी KLMN, आगे तक जाएगा तो आगे तक चलती रहेंगी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए, n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है। कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसी में लिखिएगा, किसी भी कक्षा में कक्षकों की संख्या, किसी भी कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? हाँ जी, तो लिखो कक्षकों की संख्या बराबर n², कक्षकों की संख्या बराबर n²। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, n का मान बढ़ने पर कोश या कक्षा का आकार बढ़ता है। n का मान बढ़ने पर कोश या कक्षा का आकार बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से
दूर जाता है। इससे कोश की ऊर्जा बढ़ती है। इससे कोश की ऊर्जा बढ़ती है। कोश की ऊर्जा बढ़ती है एवं कोश का स्थायित्व घटता है। कोश का स्थायित्व घटता है। अगला पॉइंट लिखेगा, n का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। n का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। बाकी पैनल पर से नोट कर दो। किसी कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। और तो अपन लोग एक तरफ तो लिख देंगे कोश, दूसरे नंबर पर n और तीसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कोश K, L, M, N, O। 1, 2, 3, 4, 5। 2n² लगाओ तो कितना आएगा? 2। इधर 8, 18, बोलो 32, इधर 50। नोट कर दो। ये नोट करने के बाद ये क्वेश्चन लिख रहा हूं नीचे, ये नोट करना शुरू कर लेना और फिर आंसर बता देना। क्या होगा? 0 है तो कोस कैसे होगा? तो फिर कोस ही समाप्त हो जाएगा ना। फिर क्या होगा आंसर? कम से कम एक हो सकता है ना भाई। हाइड्रोजन को देखो, लिथियम की दूसरी कक्षा देखो, सोडियम की तीसरी कक्षा देखो, है ना। एक हो सकता है, कम से कम एक हो सकता है ना। और किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। किसका? हाँ H+ हो गया। हाँ तो ये किसके लिए? परमाणु के लिए। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया वो केवल क्या बचेगा? प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन के लिए नियम ही लागू नहीं होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल
क्वांटम नंबर, द्विगंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो, द्विगंसी क्वांटम संख्या के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोमरफील्ड। इसके बारे में बताया था सोमरफील्ड ने। दूसरी बात, इस संख्या को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल से। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो इस संख्या का एक नाम और होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, भौम क्वांटम संख्या। इसको कहा जाता है भौम क्वांटम संख्या। ठीक है। और ये होती है लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ये जो तरंग होती है उसी की दिशा में गति करती है। अनुदैर्ध्य सुना है? वो लॉन्जिट्यूडिनल, इसीलिए एल जो है इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। द्विगंसी को हम लोग एजीमुथल कहते हैं यूं तो, मगर मूल शब्द जो है वो है लॉन्जिट्यूडिनल। अब बात हमारे पास ये है कि ये बताती क्या है। सबसे पहली बात, उपकोष का आकार बताएगी। शेप ऑफ सबसेल। दूसरी बात, बहु इलेक्ट्रॉन जो उपकोष है, ऐसे उपकोष जिनके अंदर कई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बहु इलेक्ट्रॉन उपकोष जो होंगे उनकी एनर्जी भी बताती है। उपकोष इनकी एनर्जी के बारे में भी बताता है। ये संख्या जो है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पर। तो एल का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 से लेकर n-1 तक। सिंपल मतलब ये है कि अगर n बराबर 3 है तो l बराबर होगा 0, 1, 2। n-1 मतलब 2। ये मैक्सिमम। अब अपने पास प्रश्न आ गया, ठीक है, कि सर हम 0 माने, 1 माने या 2 माने, है ना भाई? हम 0 माने, 1 माने या 2 माने, ये अपने पास डिपेंड करेगा उपकोष पर। S, P, D, F, ठीक है ना? ये S के लिए वैल्यू है, ये P के लिए वैल्यू है, ये अपने पास D के लिए वैल्यू है। ठीक है, मतलब इसका सबसे बड़ा उपकोष D हो सकता है, उससे बड़ा उपकोष नहीं होगा इस पे। ठीक है ना? ये जिसके लिए भी लिखा है ना, उसमें सबसे बड़ा उपकोष क्या हो सकता है? D हो सकता है। D से ज्यादा हो ही नहीं सकता। खुद याद करो, D की ओपनिंग कब होती है? जब 3 पर 3D से ही तो ओपनिंग होती है। और F की ओपनिंग कब होती है? जब 4 आ जाता है ना? उससे पहले नहीं हो सकती। मतलब 3 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू D होगी। ठीक है, आगे होता तो हम लोग आगे करते इस पर बात। तो यहां से इसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो लिखिएगा। इस संख्या के बारे में, इस संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया। इस संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया। नेक्स्ट लिखो, इसे भौम क्वांटम संख्या, भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, यह संख्या L से प्रदर्शित की जाती है। L से प्रदर्शित की जाती है। अगला लिखो, यह संख्या
उपकोष को दर्शाती है, उपकोष को दर्शाती है तथा बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा भी बताती है। ऊर्जा भी बताती है। नेक्स्ट लिखो। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। n-1 तक होता है। चलो आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में। इसी संख्या के द्वारा कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं। लिखो कक्षक कोणीय संवेग की वैल्यू h/2π इंटू √L इंटू L+1। अब देखो एक बहुत यूनिक प्रश्न पूछ रहा हूं, है ना। अभी तक मतलब बहुत सारे तो नहीं, 2-3 एग्जामिनेशंस के अंदर आया है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त हम लोग बात करें, है ना, उसके अलावा हम लोग बात करें तो लगभग ये मानना कि 90% स्टूडेंट जो है वो गलत करके आते हैं। और दूसरी बात, जो 10% सही करते हैं ना, उसमें भी से भी 6-7% का तुक्का लगता है। और देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन ये है कि S कक्षक की ऊर्जा किस क्वांटम संख्या पर डिपेंड करती है, या फिर ब्लैंक करके लिख दिया क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ऑप्शन बी द्विगंशी क्वांटम संख्या पर, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, और ऑप्शन डी है अपने पास चक्रण क्वांटम संख्या पर। एक हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं, इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या के बाद लिखवा रहा हूं और चुंबकीय क्वांटम संख्या से पहले लिखवा रहा हूं, है ना। इसका मतलब जो लॉजिक लग रहा है ना, वो इन दोनों में से एक के द्वारा लग रहा है ना। लॉजिक जो लग रहा है वो इन दोनों में से एक के द्वारा लग रहा है। अब बताओ
अपन ने देखो 50-50 तो वैसे ही कर दिया। बताएं आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। किस पर? मुख्य क्वांटम संख्या पर। क्यों? क्योंकि यहां से एक बार ये चेक करो कि जो चक्रण कोणीय संवेग है वो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? ऐसे थोड़ी होगा, चक्रण कोणीय संवेग की बात कर रहे हो। अरे जो L पर डिपेंड कर रहा है वो तो S का अलग है, उसको तो छोड़ दो, उसको तो ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, अगर यहां से चक्रण कोणीय संवेग निकालोगे तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि S की वैल्यू, सॉरी L की वैल्यू क्या है। चक्रण कोणीय संवेग जो होता है h/2 रूट ऑफ L इंटू L+1। सिंपल है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि L जो है, S के लिए L की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी? 0। अगर यहां पर S कक्षक है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। L बराबर 0, ब्रैकेट में लिख देंगे S कक्षक है। S कक्षक के लिए L बराबर 0, तो यहां रख लो कितना हो जाएगा चक्रण कोणीय संवेग? चक्रण कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? सबका 0 हो रहा है, किसी का 1 भी हो रहा है? h/2 रूट ऑफ 0 इंटू 0+1। 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 का गुणा 0 से करोगे 0, तो 0 में इसका गुणा कर दोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। 0। तो बिना चक्रण कोणीय संवेग के एनर्जी को बता सकेगा क्या? नहीं बता सकेगा। और एनर्जी अगर ये नहीं बता सकता तो S कक्षक की ऊर्जा द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करके किस पर निर्भर करती है? मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। नोट कर लो, एक बार नोट कर लो फिर मैं बताता हूं। एक बार नोट कर लो इसको, फिर मैं रीजन बताता हूं दोबारा और लिखवा भी देता हूं। अच्छा, चक्रण लिख दिया। हाँ ठीक है समझ गया। हो जाएगा कक्षक कोणीय संवेग। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कक्षक कोणीय संवेग। लिख दिया सबने? अभी रिपीट करते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा लिखवाना, वो लिखवा के फिर इसको भी रिपीट कर लूंगा, साथ में उसको भी रिपीट कर देंगे। हो गया? ऐसा क्या लिख रहे हो? कोई ना बनाने दो। शर्ट भीग चुकी है अंदर। लिख लिया? लिखें भाई? पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद लिखेंगे। देखो प्रश्न में पूछा है कि S कक्षक की एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मतलब कौन सी संख्या पर डिपेंड करती है, ये पूछा है प्रश्न में। तो हमारे पास कक्षक कोणीय संवेग जो होता है, ठीक है, इसी पर ऊर्जा निर्भर करती है। किस पर? इसी पर। ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? कक्षक कोणीय संवेग पर। अगर कक्षक कोणीय संवेग की वैल्यू
यहां से 0 निकल कर आती है, तो इसका मतलब ये एनर्जी को परिकलित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि एस की ऊर्जा नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी को डिटरमाइन नहीं कर सकती, परिकलित नहीं कर सकती। भाई कक्षक है तो ऊर्जा तो होगी, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि ये ऊर्जा के मान का निर्धारण नहीं कर सकती। जब द्विगंसी क्वांटम संख्या ऊर्जा के मान का निर्धारण नहीं कर सकती, तो एस के मान का निर्धारण केवल और केवल कौन करता है? मुख्य क्वांटम संख्या करती है, ठीक है ना। ये लिख लो, फिर आगे वाला पोर्शन एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। लिखेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसी के नीचे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। द्विगंसी क्वांटम संख्या के लिए एस कक्षक का कोणीय संवेग शून्य होता है, शून्य होता है। द्विगंसी क्वांटम संख्या के लिए एस कक्षक का कक्षक कोणीय संवेग शून्य होता है। अतः एस कक्षक की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। देखो, हम लोग बात कर रहे थे द्विगंसी क्वांटम संख्या की। द्विगंसी क्वांटम संख्या में हमने कुछ चीजें जानी, जैसे सबसे पहली बात इसके बारे में किसने बताया? सोमरफील्ड ने। तो द्विगंसी क्वांटम संख्या के बारे में बताया सोमरफील्ड ने। दूसरी बात हमने ये जानी कि इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भौम क्वांटम संख्या। भौम होती है जो तरंग के अनुदिश चलती है, तरंग वाली डायरेक्शन में चलती है, ठीक है ना। तरंग वाली डायरेक्शन में जब चलेगी तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है ना, लॉन्जिट्यूडिनल। इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने? एल से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे? एल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने ये जाना कि हमारे पास द्विगंसी क्वांटम संख्या जो होती है ना, वो उपकोष का जो साइज होता है, उपकोष की जो स्थिति होती है उसको बताती है, ठीक है। उपकोष कौन सा ये बता देगी, साइज का बता देना, उपकोष को बता देना। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि भाई एक ऐसा उपकोष है जो डबल डंबल शेप का है, द्विडंबलाकार आकृति का है, तो आप लोग अपने आप बता दोगे ना कौन सा है? डी। मैं कह दूं कि स्फेरिकल है, तो अपने आप बता दोगे ना एस है। तो या तो आकार बता दिया जाए या नाम बता दिया जाए, दोनों एक ही बात हुई ना, तो हम अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं वहां से। उसके अलावा ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा होते हैं, उनकी एनर्जी के बारे में भी बताती है। इसीलिए एस कक्षक का प्रश्न पूछा। एस के अंदर भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहु इलेक्ट्रॉन वाला हो गया है वो, इसलिए एस का प्रश्न पूछा। फिर एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं इससे कक्षक कोणीय संवेग, ठीक है ना। और कक्षक कोणीय संवेग का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, h/2π इंटू रूट ऑफ l इंटू l+1। और यह प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि यदि द्विगंसी क्वांटम संख्या को L से दर्शाते हैं या किसी क्वांटम संख्या को L से दर्शाते हैं, तो उसके लिए कक्षक कोणीय संवेग का जो प्रतिबंध है वो क्या होगा? तो h/2π रूट l इंटू l+1 इसके लिए प्रतिबंध होता है। ये हमने सारी चीजें कैलकुलेट की। इसको मैं वापस से बता देता हूं कि यहां हम लोगों ने S का ही नाम या S को ही आंसर में क्यों टिक किया है। देखो, कक्षक कोणीय संवेग जो होता है इसी पर डिपेंड करती है एनर्जी। इसी पर क्या डिपेंड करती है? एनर्जी। अगर किसी कक्षक के लिए जो कक्षक कोणीय संवेग है वो 0 हो जाए, इसका मतलब है कि वो संख्या कभी भी एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं कर पाएगी।
और एस कक्षक के लिए, कौन से कक्षक के लिए? एस कक्षक के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। कक्षक कोणीय संवेग 0 हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि एस के पास एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी तो होगी, मगर किससे ज्ञात नहीं होगी? एल से ज्ञात नहीं होगी, इस क्वांटम संख्या से ज्ञात नहीं होगी। तो फिर एनर्जी को कौन सी संख्या बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। फिर आप कहोगे कि सर चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या क्यों नहीं बताती? क्योंकि उनकी प्रकृति नहीं है। चुंबकीय क्वांटम संख्या आकर्षण, प्रतिकर्षण और अभिविन्यास को बताती है, और चक्रण क्वांटम संख्या केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है, रोटेशन होता है, उसको बताती है। ठीक है, उनकी प्रकृति में नहीं होता। एनर्जी को केवल यही दो चीजें जो हैं, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंसी क्वांटम संख्या, ये बताती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, हाँ फिर तो द्विगंसी आएगा, फिर तो वो संवेग निकल कर आ रहा है ना, तो आराम से निकल के आएगा ये अपने पास। हेडिंग डाल दीजिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस पर बात करेंगे अगली क्लास में। राधे राधे।